गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीटेट के इस चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 से हिस्ट्री का एक चैप्टर और करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चैप्टर को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है गांव तथा तमिल रचनाएं। यानी इस चैप्टर में हमें गांव और शहर से संबंधित जो पुराने टर्म्स थे उनके बारे में पढ़ना है। प्राचीन समय में जो जो चीजें गांव और शहर के लिए प्रयोग में लाई जाती थी उनके बारे में हम जानेंगे। चैप्टर में हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को करेंगे जो सीटेट एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय में गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। यानी हम जब प्राचीन समय की बात करते हैं तो गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। सबसे पहला है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था। यानी तमिल क्षेत्र में एक बहुत बड़े भूस्वामी होते थे, उनको वेल्लला के नाम से जाना जाता था। ये पहले प्रकार के लोग थे। सेकंड था साधारण हलवाओं को उड़वार कहा जाता था। यानी साधारण जो हलवाहे होते थे, हलवाओं मतलब हल चलाने वाले जो होते थे, उनको उड़वार के रूप में जाना जाता था या उनको उड़वार कहा जाता था। और तीसरे जो होते थे वो होते थे भूमिहीन मजदूर, जो जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, तो वो दास के रूप में दूसरे किसी व्यक्ति के यहाँ पर दूसरे किसी व्यक्ति के खेतों में या जमीन पर काम करते थे, जिनको दास कड़िसियार और आदिमयी कहा जाता था या कहलाते थे। तो इस प्रकार ये प्राचीन समय में 3 तरीके के लोग रहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यानी जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था उसको ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था, अगर हम देश के उत्तरी हिस्से की बात करते हैं तो। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यानी इस पद पर जो गांव का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कह लें या भूस्वामी कह लें, तो वो व्यक्ति इस पद पर होता था, नियुक्ति उसकी की जाती थी। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। यानी ग्राम भोजक के अलावा वहां पे कुछ स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिनको आजादी होती थी, उनको गृहपति के नाम से जाना जाता था या वो गृहपति कहलाते थे। ऐसे स्त्री पुरुष जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। यानी अगर हम गांव की बात करें तो वहां पे कई लोग स्त्री पुरुष ऐसे भी थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, तो वो दास के या कर्मकार के रूप में दूसरे की जमीन पर काम करते थे और उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। यानी तमिल की जितनी भी प्राचीनतम रचनाएं जो हैं उनको हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। अब ये संगम साहित्य नाम कैसे पड़ा था? तो इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। यानी जो मदुरै के जो कवियों के सम्मेलन होते थे उनमें इनका संकलन होता था वहां पे। इसीलिए वहां पे जब संकलन होता था तो वो संगम होता था, अलग अलग क्षेत्रों के लोग सम्मेलन में आते थे, तो इसलिए इनको संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यानी अभी जो तमिल नाम हमने जो शब्द पढ़े हैं ऊपर गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो प्रयोग किए जाते थे, वो संगम साहित्य में भी पाए जाते हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। यानी जो सबसे पुराने सिक्कों की अगर हम बात करें तो उसमें आहत सिक्के थे। अब ये आहत सिक्के क्यों कहे जाते थे? क्योंकि जो चांदी या सोने के जो सिक्के होते थे उन पर जो विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थी उनको आहत कर बनाया जाता था, इसलिए इनको आहत सिक्का कहा जाता था। अब इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हैं आहत सिक्के। ये सोने और चांदी के बने हुए हैं। इनके ऊपर ये जो डिजाइन आकृतियां बनाई गई हैं, ये आकृतियां आहत कर कर बनाई गई हैं। यानी एक पूरी तरीके से कहें तो दबाकर प्रेस कर कर इनके ऊपर ये आकृतियां बनाई जाती थी, तो इसलिए इनको आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा जो चित्र है ये वल्लैकूप का है। ये वल्लैकूप जो होते थे वहाँ के स्नान घरों में बने होते थे। इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या होता था, इनका प्रयोग क्यों किया जाता था, कैसे होता था। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नगर। नगर की जब हम बात करते हैं तो अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप
गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। यानी अभी जो हमने वलयकूप की आकृति देखी थी, ये दिल्ली के अंदर मिला एक वलयकूप है। तो ऐसे ही शहरों में कई वलयकूप मिले हैं। जो ये वलयकूप होते थे वो गुसलखानों के लिए, नाली के लिए, कूड़ेदान के लिए इनका प्रयोग किया जाता था और ये ज्यादातर लोगों के घरों में बने होते थे। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। यानी कुषाण वंश की या कुषाण शासकों की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी जो बनाया था वो मथुरा को बनाया था, जो कि मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है और यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी बने हुए हैं। लेकिन मथुरा को अगर हम मेनली देखें तो आज भी हम वर्तमान समय की भी बात करते हैं तो ये कृष्ण भक्ति का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है, प्राचीन समय से लेकर अभी तक। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। यानी शिल्पकारों ने और व्यापारियों ने अपने अपने संघ बनाना शुरू कर दिए थे या संगठन बनाना शुरू कर दिए थे, उनको श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी जहाँ लोग पैसा जमा करते थे। यानी जो ये श्रेणियां बनाई जाती थी एक बैंक के रूप में काम करती थी। तो वहां पे क्या होता था, लोग अपना पैसा जमा करते थे और जब उन्हें वो जरूरत होती थी तो वो बाद में उसका प्रयोग कर सकते थे, ले सकते थे। इस तरीके से श्रेणियों का काम किया जाता था। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण अन्य पॉइंट हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। अरिकामेडु एक पतन था। ये अरिकामेडु की जब हम बात करते हैं तो आज हम पांडुचेरी या पुदुचेरी के रूप में जिसको जानते हैं, ये पुराने समय में अरिकामेडु ही के नाम से जाना जाता था। ये एक पोर्ट था, एक पतन था। अब यहाँ से अगर हम पतन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, पतन से क्या होता है, सामान को आयात और निर्यात किया जाता था। पुराने समय में क्या होता था, जो समुद्री पतन होते थे उनका ही प्रयोग किया जाता था विभिन्न देशों में, विदेशों में यात्रा करने के लिए, सामान का आयात निर्यात करने के लिए। तो अरिकामेडु जो पतन था उसका प्रयोग काफी किया जाता था। यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे जो बर्तन मिले हैं एरेटाइन, उन पर एक मोहर भी लगी है, लाल चमकदार बर्तन है। इनका जो नाम था वो इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से रखा गया था। रोम इटली की राजधानी है। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी इटली आज जो रोम, इटली की जो राजधानी है रोम, ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से मानी जाती है। काफी पुरानी है, शहर है ये। इसका जो सबसे फेमस महत्वपूर्ण शासक जो माना जाता है वो आगस्टस को माना जाता है, जो कि काफी फेमस था उस समय। आगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए थे, जो उस टाइम काफी प्रसिद्ध थे, काफी लोग उसको देखने के लिए जाते थे। इसके अलावा बड़े बड़े जलवायु सेतु या एक्वाकट जिसके हम कहते हैं, के जरिए शहरों में जो स्नानागार बनाए गए थे, फव्वारे बनाए गए थे, गुसलखाने बनाए गए थे, उनमें पानी लाया जाता था। यानी जलवायु सेतु का प्रयोग कर पूरे शहर के अंदर विभिन्न स्थानों पर पानी की पूर्ति की जाती थी। इसको एक बार हम चित्र से देख लेते हैं कि जो जलवायु सेतु होते थे वो कैसे होते थे। वो कुछ इस तरीके से बनाए गए थे, जो कि पूरे शहर में इनसे पानी की व्यवस्था की जाती थी। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट के करके पूछ सकता है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।